नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर फिनिशिंग द सोशल साइंस एग्जाम? हाँ, मुझे पता है, बिल्कुल आपकी स्माइल बता रही है कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो हम वैसे तो पेपर सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे हाथ में जो पेपर आया है, आप उसका कोड देख लीजिए 32/6/1 और इसका सेट 1 पहले सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें से भी हम पहले आपके लिए केवल सेक्शन ए भेजते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप मैच कर लेना। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। रामा इज अ फार्मर, शी नीड्स लोन फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लोन विल बी बेनिफिशियल फॉर रामा? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बैंक, yes, naturally it will be beneficial. एग्रीकल्चरल ट्रेडर, ना भाई ना, ये तो बेनिफिशियल हो नहीं सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस। गवर्नमेंट, यस। तो इसका मतलब बेनिफिशियल है 1, 3, 4 और 1, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। राइट फ्रेंड्स? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द वन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पर कैपिटा इनकम इज क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। ये आप सभी ने 100% किया होगा, मुझे पता है। वर्ल्ड बैंक इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1. Government reduces trade barriers. 2. Government reduces competition among producers. C. Government reduces import and export taxes. 4. Government removes restrictions on foreign investment. C. Reduction in the trade barriers. Yes, welcome. Government reduces competition. Certainly not welcome. गवर्नमेंट रिड्यूसेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बिल्कुल होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट रिमूव्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। 91 के बाद अगर हम आगे बढ़े हैं तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1, 3, 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005? The first one itself is absolutely correct. Government ensures 100 days of employment for all the residents, for all the households. Right? So A is correct. Right? ये अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी का ठीक होगा। 2 statements are given below. They are assertion and reason. Assertion marked with A, reason with R. Both the statements carefully इनको रीड कर लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन देखो, रुपी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। रीजन, द वर्ल्ड बैंक लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी। वर्ल्ड बैंक लीगलाइजेज, ये तो सही नहीं हो सकता। हाउ कैन वर्ल्ड बैंक लीगलाइज? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज करेक्ट, राइट, बट आर इज नॉट करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इंडियन पोस्टल सर्विस इज डेफिनेटली द ऑड वन आउट, राइट? ओके, दिस आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव डन इट। ये मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप कॉलम 1 में आप देख रहे हैं बंगाल गैजेट, केसरी, रामचरितमानस एंड सामद कामुदी। अब इसमें बंगाल गैजेट जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये रहा जेम्स ऑगस्ट हिक्के, तो एक का मैचिंग 2 से, केसरी बाल गंगाधर तिलक, तो ए का मैचिंग 2 से, बी का मैचिंग 4 से, और देखिए आगे ये तो आप सभी जानते ही हैं, रामचरितमानस तुलसीदास। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप में से अधिकतर हिस्ट्री की डेट्स को लिखते ही लिखते हैं और आपने इतनी बार उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होगा कि ये तो शायद ही किसी का गलत मिलेगा, ज़्यादातर ने सही कर दिया होगा। ये कहता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप सभी को याद होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1931 में हुई। साइमन कमीशन अराइव्स इन इंडिया, साइमन कमीशन आप सभी को पता है 1927। ये दांडी मार्च हम सभी को पता है 1930 का समय था वो। और चोरा चोरी वाला इंसिडेंट ये फरवरी के महीने में 22 में, उस पे जरूर थोड़ा मतभेद रहता है। कुछ लोग 4 फरवरी बताते हैं, कुछ लोग 5 फरवरी बताते हैं, लेकिन यहाँ उससे कोई मतलब है नहीं, हमें तो ईयर देखना है। ठीक है, तो ईयर दिस इज 22, देन 30, देन 31 और 27। तो 22 के बाद 27 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 31। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 4 के बाद सेकंड वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अब इन द 17th century the city El Dorado in South Africa became famous as which one of the following? City of diversity, city of gold, smallpox city, trading। ये अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100% सभी ने किया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इजी है इस बार, ये बहुत अच्छी बात है। और कम से कम 15 से 16 MCQ मैं ऐसे देख रहा हूँ जो लगभग सभी बच्चों ने कर दिए होंगे। और भाई देखो 5-6 तो रहते ही है थोड़ा सा डिफिकल्ट। अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली in the order of their inclusion in the unified Italy and choose the correct option। तो इसमें आपको पता ही है कि सेवोय सर्डानिया was the region which was included first। एक्चुअली फिर इन्होंने ही दूसरों को भी मिलाने में हेल्प करवाई और फिर उसके बाद
आप ले सकते हो, इन्हीं 3 में से लेना है क्योंकि, तो उसके बाद आप ले सकते हो द टू सिसिलीज, और लास्ट में फिर ले सकते हो वेनेसिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए अब। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर assertion and reason. Read both the statements carefully and choose the correct option. Assertion: there was civil war in Sri Lanka. Reason: an act was passed in 1956 to secure dominance of Sinhala community on the government. तो आपको पता है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। यही तो वो रीजन था जो श्रीलंका की बर्बादी का कारण बना। और आपको पता ही है कि कितने सारे लोग मारे गए। लास्टली इंडिया से पीस कीपिंग फोर्स भेजनी पड़ी थी। और फिलहाल तो बस आप इतना जान लीजिए कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट करते करते इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के उन जवानों को भी एक सैल्यूट देते चलिए जिन्होंने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। केवल यही नहीं दोस्तों, हमने एक प्रधानमंत्री भी उनकी प्रॉब्लम की वजह से खोया। शायद हम अगर उनके यहाँ इंटरफियर ना करते तो हम एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को ना खोते। खैर चलिए, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन related to the regional political parties of India. This question is again a tough one, and for the simple reason because this time we have to match both election symbol as well as state. And not only this, there are some parties, friends, there are some regional parties which for the sake of being regional they are given the same election symbol, क्योंकि वो एक स्टेट की होती हैं तो दूसरे स्टेट से उनका कोई लेना देना होता नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, सेम इलेक्शन सिंबल को अलग अलग जगह पे पार्टियों को दे देते हैं। जैसे सपा का इलेक्शन सिंबल भी साइकिल है, तेलुगु देशम का इलेक्शन सिंबल आंध्र प्रदेश में साइकिल है, और यही नहीं, मणिपुर की जो पीपल्स पार्टी है उनका इलेक्शन सिंबल भी साइकिल है। तो इसको बच्चे उतनी गहनता से पढ़ते नहीं हैं और ज़्यादातर ने हिचकिचाए होंगे इसको करेक्ट करने से, लेकिन सही बात यह है कि यही करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तेलुगु देशम पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है दैट इज साइकिल, और आपको पता ही है ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है, रीजनल पार्टी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट। ए में देखिए यूनियन लिस्ट की बात हो रही है, शुरू में ही पुलिस आ गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बी वाले में देखिए ट्रेड, इरिगेशन, मैरिज, तो आप समझ सकते हैं इरिगेशन, मैरिज, तो बी को भी छोड़ दीजिए। सी एजुकेशन दोनों में आता है, कॉमर्स, बैंकिंग, तो फिर इसको छोड़ दीजिए। हमें तो यूनियन लिस्ट देखनी है। करेंसी, यस यूनियन लिस्ट। कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है, डिफेंस बिल्कुल सही है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द creation of states
on the basis of language in India and choose the correct option. आप सभी को पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरुआती दिनों में ऐसा समझते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट बनाए गए तो इसका नुकसान हो सकता है, और यही कारण था कि मिड 50s तक हमने लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन फिर जब आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल करी और लेवल यहाँ तक पहुँचा कि उनकी मौत हो गई, तो फिर चीज़ें बदली, और तब जब लिंगुअल बेसिस पे स्टेट्स बना दी गई, द स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, तो हमने देखा इसके तो बहुत सारे फायदे हैं और सही बात यह है कि नुकसान नहीं है। तो हम अब देख सकते हैं कि इनमें से जो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, ये बात सही है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा इजी हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज वीकंड, ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ये एक भ्रांति थी हमारी कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। हुआ उल्टा, फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ही मिली है, क्योंकि यही तो हमारी सुंदरता है। यहां तो कोस कोस पे पानी बदलता है, 20 कोस पे वाणी बदलती है, और फिर भी हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही है। इट प्रोमोट्स इक्वलिटी अमंग एलिट्स, it promotes equality among all, only elites क्यों? It promotes tendency of private ownership, नहीं, ये बात उतनी जमी नहीं। And it increases the individualism, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, it enhances the dignity of the individual, right friends? अब बात करते हैं, बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। आप सभी को याद होगा ना, बेल्जियम में शुरुआती दिनों में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन यही तो बेसिक डिफरेंस था। बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को समझदारी से सुलझा लिया, श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा उलझा लिया, और उसे भारत जैसे सशक्त देश की मदद की ज़रूरत पड़ी, तब कहीं जाकर के श्रीलंका बचा, और नहीं तो आप समझ सकते हैं जिस तरह के माहौल वहाँ पे बन गया था। लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, फॉलोइंग majoritarian policy, by providing equal representation of language groups, by providing additional powers to local governments। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये सेकंड वाली, ये तो श्रीलंका ने अपनाई थी, ये बेल्जियम ने बिल्कुल नहीं अपनाई। बेल्जियम ने अपनाई फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। आप वैसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए,
हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तो वो स्टेट्स हैं जहाँ एग्रीकल्चरल, खासकर हरियाणा और पंजाब में एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो फॉरेस्ट ही नाम मात्र के बचे हैं। द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स given in the box and identify the type of coal from the option given below. This is low grade brown coal, low grade brown. The principal reserves are in Naveli in Tamil Nadu. It is soft with high moisture content. The correct answer is lignite. Okay friends, अब आ जाइए 19. Which among the following crop is known as golden fiber? ये आप क्लास 4th से पढ़ते आ रहे हो. This is quite easy. गोल्डन फाइबर, द करेक्ट आंसर इज जूट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हम। एमसीक्यू की यात्रा खत्म होने जा रही है और आपकी स्माइल देख के लग रहा है कि ज़्यादातर आंसर आपके करेक्ट हैं। 20, क्वेश्चन नंबर 20 है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। अब गांधी सागर का मैच किया है चंबल से, ओहो, तो पहला ही करेक्ट दे दिया, फिर भी अगले वाले देख लो। हीराकुंड ये गोदावरी पे कह रहा है, जबकि वो तो महानदी पे है, तो सही नहीं है। नागार्जुना सागर, ना जी ना, ये तो कावेरी पे कह रहा है, कृष्णा पे है, नहीं। सलाल भी सही नहीं है, तो ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके दोस्तों, सो दैट वे वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए हियर। आई विल सून बी अगेन विद यू विद द अदर सेक्शंस, लेकिन तब तक आप कीजिए सेक्शन ए मैच। हम आपको यहाँ पर छोड़ते हैं लगभग आधा घंटा या इतने समय के लिए। जब तक आप मैच कर कीजिए, खुशियाँ मनाइए, तब तक हम अगला सेक्शन भी आपको भेजेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।